हेलो दोस्तों। भाई आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ जुडिशियल एस्पिरेंट के उन बिगेस्ट फियर के बारे में। जब भी कोई स्टूडेंट जब जुडिशरी की तैयारी करता है तो उसके मन में कुछ डर होते हैं जो हमेशा उसके मन में ड्यूरिंग प्रिपरेशन कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं। वो डर क्या है? इन्हीं डर के बारे में आज मैं आप लोगों से इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। और साथ ही ना सिर्फ हम डर के बारे में बात करेंगे, बल्कि मैं आप लोगों से बताऊंगा कि आप उन फियर से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप लोग अपनी जुडिशरी की तैयारी कैसे अच्छे से करनी है ये जान पाए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने उन बिगेस्ट फियर को दिखाना चाहूंगा जो किसी भी जुडिशियल एस्पिरेंट के सामने होते हैं। ये जुडिशियल एस्पिरेंट के सामने बिगेस्ट फियर कौन से हैं? भाई पहला है अनस्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन। यानी कि जब स्टूडेंट प्रिपरेशन को स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में एक स्ट्रक्चर नहीं होता कि मुझे कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा होता है रिटेंशन इशू। यानी कि जब हमने कुछ याद किया और उसके बाद सुबह तक तो याद था, शाम तक फिर भूल गए, फिर उसे पढ़े या फिर आगे वाली किसी नई चीज को पढ़ना स्टार्ट करें। ये एक बहुत बड़ा फियर होता है स्टूडेंट के माइंड में। जाहिर सी बात है भाई, क्योंकि स्टूडेंट की स्टेज में लर्निंग और रिटेंशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिटेंशन का एक मेजर इशू जो हर स्टूडेंट फेस करता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही एग्जाम की डिमांड। भाई एग्जाम की डिमांड क्या है, यानी कि किस स्टेट के लिए आप प्रिपरेशन करने वाले हैं और उस वहां की रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। तीसरा है टाइम कॉन्स्ट्रेंट, रेगुलर पुश डेफिसिट, 360 डेवलपमेंट और फियर ऑफ आफ्टर 1 ईयर। भाई ये क्या क्या होते हैं? चलिए आइए तो वीडियो के साथ इन सारी चीजों को डिटेल में एक एक करके हम बात कर लेते हैं। भाई सबसे पहले आप लोगों से बात करना चाहूंगा अनस्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन की। जब भी स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है एलएलबी पास आउट करने के बाद या फिर एलएलबी के ड्यूरेशन में, तो उसकी प्रिपरेशन हमेशा अनस्ट्रक्चर्ड होती है। यानी कि उसे कभी भी पता नहीं होता कि मुझे किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। क्या मुझे मेजर सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए या फिर मुझे माइनर सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए? ये कभी भी स्टूडेंट को समझ नहीं आता। वो क्या करता है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर? कोई भी रैंडम बुक उठा के पढ़ना शुरू कर देता है, कोई भी रैंडम सब्जेक्ट उठाकर पढ़ना शुरू कर देता है। भाई कोई भी रैंडम बुक उठा ली, यानी कि मार्केट में बहुत सारी किसी लॉ से रिलेटेड बुक्स हैं तो वो उठाकर पढ़नी शुरू कर दी। उसे नहीं पता होता कि प्रिसाइज बुक कौन सी है जो उसे चूज करनी चाहिए जुडिशियल प्रिपरेशन में। कोई भी सब्जेक्ट उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। आज सीआरपीसी पढ़ा, कल सीपीसी पढ़ा, परसों एविडेंस पढ़ा, फिर सोगा पर चले गए, पार्टनरशिप पर चले गए। तो ऐसे करके स्टूडेंट जो है वो स्विच करता रहता है। उसके बाद जब वो स्टूडेंट स्टार्ट करता है तो उसे कभी भी ये समझ नहीं आता कि मैं कैसे सब्जेक्ट को स्टार्ट करूं। जैसे कि अगर सीआरपीसी पढ़ने बैठा है तो क्या सेक्शन 1 से चीजें स्टार्ट करनी चाहिए, सेक्शन 2 से चीजें स्टार्ट करनी चाहिए, यानी कि बेयर एक्ट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, या फिर बेयर एक्ट को प्रोसीडिंग के तरीके से पढ़ना चाहिए जैसे कि वो कोर्ट में यूज होता है। ये सारी चीजें स्टूडेंट के दिमाग में कभी भी ड्यूरिंग प्रिपरेशन या फिर स्टार्टिंग स्टेज में प्रिपरेशन के नहीं पता होती। इसलिए ये एक मेजर चैलेंज है अनस्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन का, जो कोई भी स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर फेस करता है। मोर ओवर भाई प्रिलिमिनरी एग्जाम आता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट स्टेट के एग्जाम हैं। तो कौन से स्टेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करूं? और फिर सबसे बड़ी बात, क्या मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए पहले प्रिलिमिनरी के लिए या फिर मेंस के लिए? इसका डिलेमा कभी भी स्टूडेंट के मन से खत्म नहीं होता है। तो क्या सही तरीका हो सकता है प्रिपरेशन का? तो मैं आप लोगों से बोलूंगा, इसी के साथ मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी देता हुआ चल रहा हूं। भाई स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन आपको चूज करनी होती है। सर स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन का क्या मतलब है? यानी कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो आपके मन में सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि मैं कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। भाई मेजर सब्जेक्ट से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो मेजर सब्जेक्ट मेरा कौन सा होना चाहिए? क्या मैं सिविल लॉ चूज करूं या फिर मैं क्रिमिनल लॉ चूज करूं? और अगर मैं क्रिमिनल लॉ चूज कर रहा हूं तो क्या मुझे सब्सटेंटिव लॉ यानी कि आईपीसी से स्टार्ट करना है या फिर सीआरपीसी से चीजों को समझना है? ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट ये डिसाइड नहीं कर पाता और सिर्फ
वो बार बार सब्जेक्ट स्विच करता रहता है, तो ऑब्वियस सी है बात है कि उस स्टूडेंट की प्रिपरेशन कभी भी एक साल में कंप्लीट नहीं हो पाएगी। क्योंकि जुडिशरी की प्रिपरेशन का जो सही समय है कंप्लीट करने का, वो होता है एक साल का टेन्योर। भाई एक साल में आप लोगों को अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेनी होती है। तो इसीलिए स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन यानी कि कौन सा सब्जेक्ट कब चूज करना है ये इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर मैं हर स्टूडेंट से एक ही बात बोलना चाहता हूं कि हमेशा जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो कभी भी प्रिलिमिनरी के बेस पर प्रिपरेशन स्टार्ट मत करो, हमेशा प्रायोरिटी रखो मेंस को। अगर आप मेंस को प्रायोरिटी रखते हो तो प्री ऑटोमेटिकली आपका मेंस के अंदर कवर हो ही जाएगा। जब आप कॉन्सेप्ट अप्रिशिएट कर लेते हो तो प्रिलिमिनरी एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो जाता है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। उसके बाद दूसरे इशू के बारे में बात कर लेते हैं, भाई रिटेंशन इशू का। भाई सुबह याद किया और कल भूल गए, परसों याद किया फिर उसके बाद फिर भूल गए। ये जो इशू है उसके पीछे का मेजर रीजन है कि आप कोई भी सब्जेक्ट उठाकर पढ़ना शुरू कर देते हो, कोई भी रैंडम बुक उठाकर पढ़ना शुरू कर देते हो। भाई सुबह सीआरपीसी पढ़ा और फिर उसके बाद आईपीसी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि सारी चीजें एक साथ फ्लो में कभी बन ही नहीं पाती, तो सब्जेक्ट याद करने में मुश्किल होगी। दूसरी बात एक और चीज, भाई आपने सिर्फ सीआरपीसी पढ़ना स्टार्ट किया बट सीआरपीसी को आपने बैरेक के प्रोविजन के साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ा, तो ऑब्वियस है यहां भी आपका रिटेंशन इशू परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि सीआरपीसी को आपको प्रोसीजर वाइज पढ़ना चाहिए ताकि आपके ऊपर लर्निंग का बोझ रहे, ना कि रिटेंशन का। क्योंकि अगर आपकी लर्निंग अच्छी होगी तो रिटेंशन ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाएगा। यानी कि आपको पता होना चाहिए भाई जब प्रैक्टिस में हम जाते हैं तो कौन सी स्टेज पहले आएगी और कौन सी स्टेज बाद में आएगी। यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो रिटेंशन का इशू रहता ही है। कौन सा सेक्शन कौन से नंबर पे लिखा हुआ है ये याद करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर जब आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो तो सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करो, एक सब्जेक्ट को। अगर दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अलग अलग टाइम पे तो दोनों सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करो, तीसरे सब्जेक्ट पर शिफ्ट होने से पहले। और अगर आप कोई बुक उठाकर पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आपको यह समझ आना जरूरी है क्या ये सही बुक है जुडिशियल प्रिपरेशन के हिसाब से। भाई हो सकता है वो एलएलबी के एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बुक रही हो, बट क्या वो जुडिशरी के प्रोस्पेक्ट से आपका पूरा सिलेबस की कवरेज आपको देती है या नहीं देती है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसीलिए स्टूडेंट के साथ अगर रिटेंशन इशू है तो आप लोग समझ जाइए कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, तो आप लैग कर रहे हो रिटेंशन में क्योंकि आपकी लर्निंग की स्टेज सही नहीं है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है जानने का, जब आप लर्निंग की स्टेज सही नहीं होगी तो रिटेंशन ऑटोमेटिकली आपका खराब होता चला जाएगा, जिसके बेसिस पर सब्जेक्ट डिफिकल्ट हो जाते हैं। यानी कि स्टूडेंट समझ ही नहीं पाता कि यार ये सीआरपीसी मुश्किल है, सीपीसी मुश्किल है, आईपीसी मुझे समझ नहीं आता, सीपीसी के प्रोविजंस मुझे याद नहीं होते। ये इश्यूज हमेशा स्टूडेंट के साथ रहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट उसके बाद सब्जेक्ट को अवॉइड करना शुरू कर देता है, भाई सीपीसी में नहीं पढ़ के जाऊंगा, सीपीसी मुझे याद नहीं रहता, तो एग्जाम क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। और इसी के बाद सबसे बड़ी सिचुएशन जो किसी स्टूडेंट की लाइफ में खराब हो सकती है ये है निगेटिविटी। उसके मन में निगेटिविटी आती है, एक सेल्फ डाउट की सिचुएशन आने लगती है, क्या मुझसे ये एग्जाम होगा भी या नहीं। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में करना चाहते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों से एक तीसरे इशू के बारे में बात करने वाला हूं, यह है एग्जाम की डिमांड। भाई लोगों को यह पता नहीं होता कि एग्जाम की डिमांड क्या है, यानी कि वो रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम को नहीं समझ पाते। मतलब कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और हमें प्रिलिमिनरी के हिसाब से कैसे पढ़ना है और मेंस के हिसाब से कैसे पढ़ना है। ये जैसे ही आप समझ जाते हो तो आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझ जाओगे। यानी कि क्या आपको पता है कि आप जिस स्टेट का प्री देने जाने वाले हो, क्या उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है या वहां सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्शन कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
ये आपको समझ आना जरूरी है, तभी आप उसकी प्रिपरेशन सही तरीके से कर सकते हो। और एक मेजर लैकिंग जो हर स्टूडेंट के पार्ट पर हमेशा रहती है कि अगर प्री की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस को उतने टाइम पर भूल जाते हैं, और बहुत रेयर स्टूडेंट हैं जो आंसर राइटिंग करने की कोशिश करते हैं। भाई आप लोगों को बता दूं, आपका प्री हो भी गया तो आपका एग्जाम तब तक फाइनल नहीं होता जब तक कि मेंस और इंटरव्यू ना निकल जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने प्री निकाल लिया और आपको सारा ज्ञान है, पता है, आपको सारे प्रोविजंस बेरेक्ट के याद है, और आज आप एक आंसर लिखने बैठो और आप एक अच्छा आंसर लिख दो। ये कभी भी नहीं हो सकता। इसके लिए लगातार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, और ये जो प्रैक्टिस है ये आप कर सकते हैं ड्यूरिंग 1 ईयर्स ऑफ योर प्रिपरेशन। तो इसलिए मैं ऐसे बोलूंगा कि बहुत कम स्टूडेंट ही हैं जो कि आंसर राइटिंग पर फोकस करते हैं, और जो स्टूडेंट आंसर राइटिंग पर फोकस करते हैं उनका एग्जाम एक ही बार में निकल जाता है। तो एग्जाम की डिमांड समझना बहुत जरूरी है, यानी कि प्री की रिक्वायरमेंट क्या है, मेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, और हम किस तरीके से एग्जाम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, ये है टाइम कांस्टेंट। भाई जुडिशरी में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो कभी लगता है ये वाला सब्जेक्ट कवर कर ले, कभी लगता है ये वाला सब्जेक्ट कवर कर ले। अगर कोई सब्जेक्ट पढ़कर खत्म कर भी लिया तो उसे रिवाइज कब करूं, और लैंग्वेज पर कब काम करूं, ये सारे इश्यूज आपको लगता है टाइम कांस्टेंट क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि ऐसा लगता है पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ूं ताकि जुडिशरी की प्रिपरेशन हो जाए। इसके पीछे का मेजर रीजन होता है आपकी इफेक्टिव प्लानिंग की कमी, यानी कि आप सही से प्लानिंग नहीं करते कि इस 1 साल की प्रिपरेशन में आपको चीजों को कैसे कवर करना है। अगर इस 1 साल में अगर आपने इफेक्टिव प्लानिंग कर रखी होती है, आपको पता होता है कि कौन से सब्जेक्ट को आप पहले कवर करोगे, कितने टाइम में कवर कर लोगे, तो आप कभी भी इस टाइम कॉन्स्ट्रेंट में नहीं फंसोगे। मोरोवर इसी के साथ आप अपना एक चीज और बना के चलते हो कि ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, उसके 7 दिन बाद मैं इसे रिवाइज करूंगा, फिर उसके बाद मैं 21 दिन बाद इसे रिवाइज करूंगा, और फिर उसके बाद मैं इसे 30 दिन बाद रिवाइज करूंगा। अगर आप किसी सब्जेक्ट को 3 दिन, 7 दिन और 21 दिन और 30 दिन के बाद अगर रिवाइज कर लेते हो, तो मैं आपको बता सकता हूं ये एक याद करने की ऐसा तरीका है कि स्टूडेंट कभी भी नहीं भूलता। ये अगर आपने किसी सब्जेक्ट को आज पढ़ा है या फिर कोई टॉपिक आपने आज पढ़ा है, उसे कम से कम 3 दिन के अंदर अंदर रिवाइज कर लीजिए, वरना वो बिल्कुल दोबारा से नया लगेगा। उसके बाद उसे आप लॉन्ग टाइम के लिए अपने पास रिटेन करना चाहते हो तो 7 दिन के अंदर अंदर उसे दोबारा रिवाइज कर लीजिए, फिर उसके बाद 21 दिन और 30 दिन। तो इसीलिए इफेक्टिव प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं बोलूंगा एक और रीजन है टाइम कांस्टेंट का, ये है नो फिक्स टाइम टेबल। यानी कि आपका कोई भी टाइम फिक्स नहीं है स्टडी का। भाई आज दोस्त ने बुलाया तो उसके साथ चले गए, मोबाइल चलाने बैठे तो 1 घंटा निकल गया, कोई वीडियो सर्च करने बैठे थे कि पढ़ लूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक को, बट अदर नोटिफिकेशंस की वजह से आप उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो कोई अगर टाइम टेबल फिक्स नहीं होगा तो ऑब्वियस है इशू होंगे ही। साथ ही लैक ऑफ पंक्चुअलिटी। भाई टाइम टेबल फिक्स होना और पंक्चुअलिटी दोनों चीजों में फर्क है। भाई आपने अपनी चीजों के लिए टाइम फिक्स कर लिया, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप उस चीज को कवर भी कर लेते हो, ये है आपकी पंक्चुअलिटी और ये है आपका डेडिकेशन आपकी प्रिपरेशन की तरफ। क्योंकि जुडिशरी की तैयारी सिर्फ होती है 1 साल के अंदर अंदर। आइए उसके बाद नेक्स्ट इशू के बारे में बात कर रहे थे, ये है रेगुलर पुश डेफिशिट। इसका क्या मतलब है? भाई मैं कहूंगा रेगुलर पुश डेफिशिट क्या होता है, यानी कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होते हो तो एक ये टफ ड्यूरेशन होता है स्टूडेंट की लाइफ में। जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है तो मन बार बार टूटता है कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैं प्रिपरेशन जो कर रहा हूं वो सही डायरेक्शन में जाएगी और मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। ये है रेगुलर पुश डेफिशिट, यानी कि आप अपनी तरफ से
पुश कर रहे हो रेगुलर बेसिस पर, बट वो कहीं ना कहीं जो कमी है वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे रही है। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा इसीलिए गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। यानी कि आपकी गाइडेंस आपको हेल्प करती है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आपकी आंसर राइटिंग चेक करवाना ये आपको बताती है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो, जिसके बेसिस पर जो आपका सेल्फ डाउट है वो कम होने लगता है। भाई आप बाकी लोगों के आंसर देखते हो, अपना आंसर देखते हो कंपैरेटिवली, तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि हमारी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है, मैं और स्टूडेंट से अच्छा कर रहा हूं और यहां मेरा एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों से बोलूंगा एक डिस्ट्रैक्शन का रीजन होता है, रेगुलर पुश डेफिसिट का रीजन होता है, यह है डिस्ट्रैक्शन थ्रू सोशल मीडिया। यानी कि भाई आपने तो कोशिश करी, बट वो सोशल मीडिया पर आप लोगों के फ्रेंड्स या फिर आप लोगों को कोई पर्सन कांटेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन होता रहता है। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा सोशल मीडिया से इतने टाइम के लिए दूर रखिए, 1 साल के अंदर सोशल मीडिया से अपना गैप बनाइए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सके। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें इशू करेंगे। भाई स्टूडेंट अक्सर मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि सर मैं YouTube पर कुछ और देखने जाता हूँ, वीडियोस देखने जाता हूँ और डिस्ट्रैक्शन होता है। तो मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि इसका ना एक ही तरीका है, आप अपने आप को अकाउंटेबल बना लो। कैसे बना लो? तो अकाउंटेबल आप बना सकते हो कि आप जो है रोज रात को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट स्टार्टिंग में ही लगेगा। आप जब भी YouTube पर कोई चीज देखो उसके बाद रात में बैठ के ना अपनी YouTube की वो हिस्ट्री की चीजें डिलीट करो जो आपने बेवजह देखी थी, जो आपको नहीं देखनी चाहिए थी। तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम जब भी आप वो वीडियो देख रहे होगे ना तो आपको अकाउंटेबल बनाएगा कि बाद में बैठ के इसे डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं इसे नहीं देखता हूं। तो इस तरीके से आप अपने आप को अकाउंटेबल बना लेते हो। उसके बाद मैं आप लोगों से बोलूंगा 360 डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी कि देखो आप लोगों की प्रिपरेशन जो है ये एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। भाई आप जो पढ़ रहे हो वो ऐसा नहीं है कि आपने हिस्ट्री से पढ़ा और आप किसी और पोस्ट पर बैठ गए। आप लोग लॉ को पढ़ रहे हो और लॉ के सहारे से ही पूरी जिंदगी जीनी पड़ेगी। इसलिए मैं बोलूंगा कि 360 डेवलपमेंट होना जरूरी है। यानी कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप अपनी पढ़ाई को जस्टिफाई कर पाओ। यानी कि तैयारी इस तरीके से करनी है कि आप अपनी जो पीरियड है कंपटीशन का उसे जस्टिफाई कर पाओ। मोरोवर जो आपने अपनी एलएलबी की डिग्री ली है आप उसे भी जस्टिफाई कर पाओ। भाई बहुत सारी बार स्टूडेंट ऐसे पढ़ के आता है कि उसे ऐसा लगता है कि मैं एलएलबी की डिग्री तो ले ली बट मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है नहीं, मुझसे कोई कुछ पूछेगा तो मैं लॉ को बता नहीं पाऊंगा। तो कंपटीशन की तैयारी तो करनी ही है, साथ में अपनी डिग्री को भी जस्टिफाई करना है, इस तरीके से तैयारी को करना है। मोरोवर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होना जरूरी है कि अब मुझे जिंदगी में सब कुछ पता है लॉ से रिलेटेड और मैं चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकता हूं। यानी कि मैं जब उस कुर्सी पे बैठूंगा तो कुर्सी की पोजीशन को मैं जस्टिफाई कर सकता हूं, मुझे इतनी चीजों को पता है। यानी कि कंपटीशन निकालना है, मुझे एलएलबी की डिग्री जस्टिफाई करनी है और मुझे उस पोजीशन को भी जस्टिफाई करना आना चाहिए जिस पोजीशन को मैंने क्वालिफाई किया है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में मैं इतना पढ़ के जाऊंगा कि अगर मुझे ग्रोथ मिलती है तो मैं लाइफ में अलग लोगों के साथ ग्रो कर सकूं, ये इंपॉर्टेंट है। ये होता है आपका 360 डेवलपमेंट। यानी कि जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन का फाउंडेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बिल्डिंग कितनी भी ऊंची जाए इमारत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब कोई स्टूडेंट जुडिशरी की प्रिपरेशन करता है, क्योंकि लाइफ पूरी की पूरी उस लॉ के सहारे से ही बीतनी है। तो इसलिए ये जो 360 डेवलपमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एक सबसे बड़ा फियर, भाई अगर स्टूडेंट अनस्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करता है, रिटेंशन इशू को फेस करता रहता है,
रेगुलर पुश डेफिशिट होते हैं, उसके बाद उसके सामने एक सिचुएशन होती है, ये होता है फियर आफ्टर 1 ईयर। यानी कि मैंने 1 साल गुजार दिया और मुझे आता क्या है, मैंने कितने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, और उसके बाद वो रिग्रेट करता है अपनी इनकम्प्लीट स्टडी को लेकर, यानी कि सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए। और टोटल सब्जेक्ट अगर कंप्लीट हुए तो मुझे उसमें कितना आता है, मैंने कितने एग्जाम में अपियर किया और कितने एग्जाम का प्री क्वालिफाई हुआ, और जिसके बेसिस पर मैं मेंस देने जाने वाला हूं। तो आप लोग इस 1 साल की प्रिपरेशन के बाद ये सारी चीजें फेस ना करो, इसके पीछे एक ही रास्ता हो सकता है कि आप अच्छे से प्लानिंग करो, उसके बाद आप रेगुलर पुश डेफिसिट में ना जाओ, यानी कि आप किसी के गाइडेंस में चीजों को तैयार करो जो आपको बताता रहे कि अब आप आंसर सही लिख रहे हो, अब आप आंसर गलत लिख रहे हो। आपके पास कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए भाई, जैसे कि दूसरा स्टूडेंट क्या कर रहा है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट भाई वो है, मैंने इस 1 साल में कितने सब्जेक्ट पढ़ लिए और मुझे कितने सब्जेक्ट जुडिशरी के हिसाब से तैयार हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, ताकि आप हर रोज ये जान पाओगे क्या आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है या फिर नहीं। तो आप ऐसी वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।